वेलकम बैक एवरीवन। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 92। और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक हमारा पॉलिटी में हो गया था। ठीक है, लास्ट के पॉलिटी वाले हमने जो टॉपिक कवर किए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और उसके बाद किया था अधीनस्थ न्यायालय और केंद्र राज्य संबंध। आज जो टॉपिक है वो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। ठीक है, 25 इसमें प्रश्न है टोटल और सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रश्न इससे रिलेटेड इस टॉपिक से हमने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में देख लिए थे, कुछ अधीनस्थ न्यायालय में। इसमें उच्च न्यायालय से संबंधित ही प्रश्न होंगे सारे और इम्पोर्टेंट हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो जितने तरह से भी प्रश्न बनेगा बनाएंगे इसमें हम। चलिए पहला ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति यानी उनके रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ये 1963 में हुआ था। उससे पहले हाई कोर्ट के जो जज थे वो 60 वर्ष में रिटायर होते थे। वर्तमान में हाई कोर्ट के जज रिटायर होते हैं 62 वर्ष की आयु में और सुप्रीम कोर्ट के होते हैं 65 वर्ष की आयु में। ये कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन। देखिए किया गया था 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में। तो ए है इसका आंसर। तो 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु, हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। और संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का मुख्यमंत्री। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, शपथ दिलाते हैं राज्यों के राज्यपाल। नियुक्ति कौन करते हैं अगर पूछ ले तो? राष्ट्रपति। तो संविधान के अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में उपबंध है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार राज्य के राज्यपाल यानी स्टेट के गवर्नर के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का निर्णय कौन करेगा और उसी का निर्णय अंतिम होगा। आयु के संबंध में मुख्य न्यायमूर्ति यानी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, संसद, निर्वाचन आयुक्त या राष्ट्रपति। क्या है इसका आंसर? क्या है इसका आंसर बताइए, पार्लियामेंट या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से करेंगे और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। तो राष्ट्रपति सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पेंशन कहाँ से जाती है? कहाँ से दी जाती है उनकी पेंशन, या कहाँ किस पर भारित होती है, इस तरह से प्रश्न आएगा। देखिए इनके जो वेतन भत्ते होते हैं ना, वो तो राज्य की संचित निधि से जाते हैं, लेकिन इनकी जो पेंशन जाती है वो जाती है भारत की संचित निधि से। ए है इसका आंसर। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते और पेंशन वो कहाँ से जाते हैं? वो यहीं से जाते हैं। इनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से, लेकिन इनकी पेंशन भारत की संचित निधि से, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के संबंध में उपबंध है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं और जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, आसान भाषा में याद करने के लिए जाती है, ठीक है, या कहाँ से दी जाती है, इस तरह से याद रखिएगा। भारित भारित के चक्कर में पड़ेंगे तो भार हो जाएगा सर पे, लेकिन लिखने में यही यूज करना पड़ेगा आपको। देखिए, राज्य की संचित निधि या भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर राज्य विधानमंडल या संसद में मतदान नहीं होता। इस चीज को भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार या उससे अपवर्जन करता है? संसद विधि के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है वहां का विधानमंडल विधि द्वारा, या उस राज्य का राज्यपाल जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है। कौन किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार या उससे अपवर्जन करता है? कौन करता है बताइए, ए या सी? कौन करेगा? ये करेगी संसद, हमारी पार्लियामेंट, विधि बनाकर यानी कानून बनाकर। तो संविधान के अनुच्छेद 230 में राज्य उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार या अपवर्जन का उपबंध है। संसद ऐसा करेगी कानून बनाकर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं की जा सकती। लोकसभा में होगी, राज्यसभा में होगी, उसके बाद राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे। भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार न्यायालय विधानमंडलों की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। ये भी ठीक है। तो दोनों के दोनों सही हैं। ये सी है इसका आंसर। देखिए, संविधान में उपबंध है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद या राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती। केवल उस स्थिति में की जा सकती है जब किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद में विचाराधीन। संविधान के अनुसार न्यायालय विधानमंडलों की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इनमें कथन सही होगा दो में से? भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट निकाल सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन हाई कोर्ट जो है स्टेट के अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार और उसके अलावा अन्य अधिकारों के लिए भी रिट निकाल सकते हैं। तो मौलिक जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से अच्छी स्थिति में है। बाकी परमादेश केवल सर्वोच्च न्यायालय ही जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के लिए। यहाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। सी है इसका आंसर। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी इंडिया का सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के संदर्भ में रिट निकाल सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो होते हैं स्टेट के अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट निकाल सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं हाई कोर्ट, तो उच्च न्यायालय जो हो गए वो सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में अच्छी स्थिति में हो गए। सर्वोच्च न्यायालय में केवल मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी करने का प्रावधान है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अतिरिक्त संवैधानिक, वैधानिक आदि मामलों में परमादेश निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है किसके? इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के, राज्य के राज्यपाल की विवेक शक्तियों के, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में किसी भी रिट अधिकारिता के। इसका आंसर डी तो हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता, या तो ए होगा या बी होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब न्यायिक भूमिका के साथ साथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायिक भूमिका के साथ साथ प्रशासनिक भूमिका भी निभाता है। प्रशासनिक हैसियत से काम करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन में नियंत्रण करता है। इस आधार पर मुख्य न्यायाधीश जो होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के रिटों की अधिकारिता में आता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के पास नहीं है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ये सारे क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। ठीक है, और इनमें से कोई 3 हाई कोर्ट के पास हैं, एक हाई कोर्ट के पास नहीं है। वही बता दीजिए, वही आंसर है।
तो अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये तीनों क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास हैं, लेकिन परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। ये चारों सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, ये तीनों हाई कोर्ट के पास हैं, ये नहीं है हाई कोर्ट के पास, ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अगर आपको याद आ रहा हो, अनुच्छेद 143, इसके तहत राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन दिया गया परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से ही परामर्श मांग सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा होता नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि काम हो जाते हैं। ए है इसका आंसर। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, किसी स्टेट के हाई कोर्ट के पास नहीं। अच्छा, एक प्रश्न यह है, किसी राज्य का उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यानी अपीलिएट कोर्ट है, निम्नलिखित में से किस कथन से उसकी पुष्टि होगी? इसकी अवमानना करने के लिए उसे दंडित करने की शक्ति है, इसके पास रिट जारी करने की शक्ति है, यानी अनुच्छेद 226 की बात हो रही है, इसके फैसले, कार्यवाही और कार्य को किसी अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कौन कौन सा कथन है? अभिलेख न्यायालय क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जब हम कर रहे थे, हाई कोर्ट कर रहे थे, तो उसमें पढ़ाया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो है ही, और राज्य के हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय हैं। इसकी पुष्टि होगी, इसके फैसले, कार्यवाही और कार्य को किसी अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, केवल सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। और अपनी अपमानना करने के लिए उसे दंडित करने की शक्ति, ये भी इसमें आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी डी। तो अभिलेख न्यायालय उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, तथा इसके फैसले, इसकी कार्यवाही और कार्य को किसी अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसकी अवमानना करने के लिए, यानी कोई हाई कोर्ट की अवमानना करेगा तो उसे दंड मिलेगा। न्यायालय की अवमानना को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, इसे न्यायालय के अधिनियम 1971 में परिभाषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के सभी न्यायालयों व अधिकरणों का अधीक्षण करता है। उच्च न्यायालय को सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में अपील सुनने की शक्ति है। उच्च न्यायालय राज्य विधानमंडल एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच परीक्षण कर सकता है। उपरोक्त सभी, बिल्कुल, ये तो पढ़ने से करेक्ट लग रहे हैं सारे के सारे, तो डी है इसका आंसर। देखिए, सारे कथन सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के सभी न्यायालयों व अधिकरणों का अधीक्षण करता है, सैन्य अधिकरण को छोड़कर। सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में, दोनों मामलों में अपील सुनने की शक्ति है हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट राज्य विधानमंडल एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच का परीक्षण करता है, और संविधान के उल्लंघन की स्थिति में उसे असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है बताना है। देखिए, उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उनकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति से पूर्व परामर्श के बाद करेगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की बात हो रही है, न्यायाधीशों की नहीं हो रही। ठीक है, न्यायाधीशों की हो रही होती तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन यहाँ उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवकों की बात हो रही है, तो इनके वेतन भत्ते और पेंशन भी राज्य की संचित निधि पर भारित होती है, न कि भारत की। ये लाइन जजों के बारे में तो ठीक है हाई कोर्ट के, लेकिन सेवकों और अधिकारियों के बारे में नहीं। और उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करता है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह नहीं लेता, वो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश नहीं लेता। तो सही नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो सी है, क्योंकि दोनों गलत हैं। संविधान के अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति और उनके वेतन भत्ते एवं पेंशन के संबंध में उपबंध है। उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करता है, और नियुक्तियों में राष्ट्रपति का पूर्व परामर्श नहीं लेता। तो गलत हो गया ना दूसरा स्टेटमेंट। उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों के वेतन भत्ते और पेंशन, अर्थात उच्च न्यायालय का जो प्रशासनिक खर्च है, वो
संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, यानी उस राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन है वो लाइन याद रखिएगा, वो भारत की संचित निधि से जाती है, और वेतन भत्ते तो इनके राज्य की संचित निधि से ही जाते हैं। तो किस तरह से प्रश्न को गलत कराया जाता है देख सकते हो आप। उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत रहते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निर्धारित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन करेगा बताइए। भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, महान्यायवादी करेगा, राष्ट्रपति करेगा, संसद? महान्यायवादी तो हटा दीजिए। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित। देखिए अनुच्छेद 222 में इसका प्रावधान है, किसी न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण करने संबंधी, और यह काम करेंगे भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श लेने के बाद। तो राष्ट्रपति इसका आंसर है। अगर वहां इस तरह से लिखा होता राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से, तो वो सबसे अच्छा उत्तर होता। किसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये चीज सुप्रीम कोर्ट में भी होती है, राष्ट्रपति करते हैं। डी है इसका आंसर। देखिए संविधान के अनुच्छेद 223 में प्रावधान है किसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का, और यह कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट निम्नलिखित में से किसका मानस पुत्र है? किसकी परिकल्पना थी ये? एपीजे अब्दुल कलाम, सी है इसका आंसर। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट की परिकल्पना सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। सबसे पहले हरियाणा में आया ये। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन ने किया, यानी उस समय के जो चीफ जस्टिस थे, और इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। अब तक हाई कोर्ट के कितने जजों को महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा चुका है? 5, 4, 3, 0। किसी को भी नहीं। ठीक है, डी है इसका आंसर। देखिए अब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। वर्ष 2011 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, किंतु उसने त्यागपत्र दे दिया था। स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव होने का यह पहला मामला था, वर्ष 2011 में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति होने के पश्चात कहाँ अभिवचन या काम कर सकता है? किसी भी न्यायालय में नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में, किसी दूसरे न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय और किसी दूसरे न्यायालय में। देखिए ये चीज हाई सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती तो आंसर बी हो जाता है इसका, लेकिन इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही सकते हैं ना। इसके ऊपर तो कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन हाई सर्वोच्च न्यायालय वाले रिटायरमेंट होकर कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। 65 वर्ष में तो वो रिटायर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहीं काम नहीं कर सकते भारत में वो, किसी भी न्यायालय में नहीं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, और साथ ही किसी दूसरे न्यायालय में भी। तो ए भी ठीक है इसका, सी भी ठीक है, तो ये दोनों बातें डी में है, तो डी ठीक है, तो डी आंसर होगा। ठीक है। हाई कोर्ट का जज रिटायरमेंट होने के बाद, मान लीजिए उत्तराखंड हाई कोर्ट का कोई जज है रिटायरमेंट होकर, वो फिर से उत्तराखंड हाई कोर्ट में तो काम नहीं कर सकते सेवानिवृत्ति के बाद, लेकिन किसी दूसरे उच्च न्यायालय में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए या किसी दूसरे में चले गए, तो वहाँ काम कर सकते हैं, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं, और कहीं काम नहीं कर सकते, याद रखिएगा। मतलब अधीनस्थ न्यायालय में तो नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 220 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? केवल सुप्रीम कोर्ट में करेगा या दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में कर सकता है? जिस स्टेट के हाई कोर्ट से वो रिटायर हुआ उसमें भी नहीं कर सकता। ठीक है,
यहाँ लिखिए ना लाइन, जिस उच्च न्यायालय में नियुक्त थे उससे भिन्न उच्च न्यायालय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है महान्यायवादी द्वारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा, सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा। देखिए, हटाते तो इनको राष्ट्रपति हैं लोकसभा राज्यसभा में बहुमत के बाद, तो महान्यायवादी को हटा दीजिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटा दीजिए। बी इसका आंसर हो जाएगा, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर। तो संविधान के अनुच्छेद 217 एक बी में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा, और इसे पद से हटाने संबंधी दो आधार हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, तो प्रावधान किसमें है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में हाई कोर्ट के किसी जज को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है, ना कि संविधान के किसी अनुच्छेद में। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रश्न आ गया है इसमें, हाई कोर्ट में। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए, इसे भारत के भीतर किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार करने का अधिकार है। इसे राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर परामर्श देने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद के मतदान के अधीन है। इसकी अधिकारिता भारत के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको मिल गया है, सी है वो, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद में तो मतदान के लिए रखा ही नहीं जाता ना। ऊपर था तो किसी एक्सप्लेनेशन में, कई दिन से पढ़ भी रहे हम पॉलिटी के टेस्ट में। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है और इसे संसद में मतदान के लिए नहीं रखा जाता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए सही नहीं है? अनुच्छेद 217 के तहत आंसर देना है। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो वो व्यक्ति, भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक महाधिवक्ता या वकील रहा हो, राष्ट्रपति की राय में व्यक्ति पारंगत विधिवेत्ता हो। देखिए, अनुच्छेद 217 के तहत हाईकोर्ट का जज बनने के लिए पहली योग्यता भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, चौथी वाली नहीं है। इसमें लिखा है ना, राष्ट्रपति की राय में व्यक्ति पारंगत हो, ये 217 में इसका उल्लेख नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता के संबंध में प्रावधान किया गया है। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो वो, उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक वो वकील रहा हो या महाधिवक्ता हो, राष्ट्रपति की राय में व्यक्ति पारंगत विधिवेत्ता हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है के संबंध में संविधान में उल्लेख नहीं है। लेकिन ठीक है, हमें 217 के अनुसार आंसर देना था, इसलिए डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? किसी राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे परामर्श लेंगे? निर्वाचन आयोग से नहीं लेंगे, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से लेंगे, संबंधित राज्य के राज्यपाल से लेंगे। और ये दोनों बातें डी में है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 217 में इसका प्रावधान है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इनमें सही होगा? दोनों में। संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें, फिर से मुख्य न्यायमूर्ति नहीं, न्यायालय है। संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायमूर्ति
और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिसे संसद विधि द्वारा समय समय पर तय करेगी। ठीक है, तो पढ़ा था पहले भी। संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक हाई कोर्ट, प्रत्येक उच्च न्यायालय, एक मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, एक तो चीफ जस्टिस हो गया उसमें, और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें संसद विधि द्वारा समय समय पर तय करेगी। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है कि कितनी होगी। नहीं किया गया है क्या? बिल्कुल, संविधान में कोई उपबंध नहीं है कि हाई कोर्ट के जजों की संख्या कितनी होगी। ये करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, और पहला वाला गलत है। यहाँ संसद की जगह बस राष्ट्रपति कर लीजिए। ठीक है, तो संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर तय किया जाएगा। तो सही केवल दूसरा है, पहला तो हो गया इसमें इनकरेक्ट। तो संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे, न कि संसद। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। इसे राष्ट्रपति के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है। अतः राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता अनुसार समय समय पर इनकी संख्या निर्धारित करता है और वही इनकी नियुक्ति भी तो करता है। अब एक प्रश्न है ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इसमें सही होगा। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। भारत के संविधान में उपबंध है कि राष्ट्रपति दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। देखिए, यहाँ संसद होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो गया संसद के चक्कर में, और दूसरा वाला गलत हो गया राष्ट्रपति के चक्कर में। तो ये चीज़ें बार बार पढ़ने से ही याद होंगी कि किस तरह से प्रश्न किस शब्द की वजह से गलत हो जाता है स्टेटमेंट। ठीक है, तो दूसरा वाला इनकरेक्ट है, पहला वाला बिल्कुल सही है। तो सही कौन सा है? केवल एक सही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 231 में प्रावधान है कि संसद, न कि राष्ट्रपति, विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट हैं, 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो अपने अंडर दूसरे राज्यों को समाहित किए हुए हैं, या उन दूसरे राज्यों का काम उन्हीं हाई कोर्ट से चलता है, क्योंकि उन राज्यों के पास अपना खुद का हाई कोर्ट ही नहीं है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 214 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट हो गया है सही। ठीक है, और दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, ये है इमारत, यानी ये हाई कोर्ट है, इसको बनाना है तो इसको बनाएगी संसद, और इसके अंदर जो कार्य करने के लिए लोग होंगे उनको अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो बड़ा काम इसमें कौन सा हो गया? इमारत बनाना। ठीक है, तो संसद मिलकर बनाएगी, संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, उसके अंदर कर्मचारी नियुक्त कर दो जजों के रूप में, वो छोटा काम हो गया, तो उसे एक ही व्यक्ति कर लेगा, कुछ लोगों की सलाह लेगा बस। अंतिम प्रश्न है ये, भारत के उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी, इसका प्रावधान कहाँ है, बता दीजिए। उच्चतम न्यायालय कानून 1966 के द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी, इसका प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 348 में। तो संविधान के अनुच्छेद 348 में उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी, और होती भी हैं। ठीक है, डी है, सी है इसका आंसर। तो 25 प्रश्न ये हाई कोर्ट से रिलेट करते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे, न केवल स्टेट पीसीएस में बल्कि किसी भी स्टेट के पीसीएस में, न केवल यूपी पीसीएस में बल्कि किसी भी स्टेट के पीसीएस में, साथ ही यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में।
इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को।